ममता को पार्लर वाली तैयार करने के लिए आ गई थी। बाहर उसकी माँ रसोई में मेहमानों के स्वागत की तैयारियां कर रही थी। आज ममता को देखने के लिए 15वीं बार लड़के वाले आने वाले थे। घर में किसी के भी चेहरे पर उत्साह की कोई चिन्ह नहीं थे। वह सभी तो बस मन ही मन भगवान से यह प्रार्थना कर रहे थे कि बस किसी तरह लड़के वाले ममता को पसंद कर लें। मानो पूरे घर वालों के जीवन का एक लक्ष्य था कि किसी तरह ममता रूपी बोझ घर से विदा कर दिया जाए। ममता भी तो अपने आंसुओं को दबाए हुए चेहरे पर नकली मुस्कुराहट सजाकर तैयार हो रही थी। उसे भी कुछ खास उम्मीद नहीं थी। उसे पता था कि लड़के वाले आएंगे, चाय नाश्ता लेंगे, उससे 10 तरह के उटपटांग सवाल करके और फिर उसके काले रंग की दुहाई देकर इस रिश्ते से इनकार करके चले जाएंगे, या फिर दहेज के लिए इतना बड़ा मुंह खोलेंगे कि उनके पिता खुद ही इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे। पिछले 14 बार भी लड़के वालों ने यही सब तो किया था। ममता तो अब नुमाइश बनना भी नहीं चाहती थी। उसके सारे कुंवारे सपनों ने कब का दम तोड़ दिया था। अब ना वह किसी सपने के राजकुमार का इंतजार कर रही थी और ना ही उनके मन में कोमल भावनाएं ही रह गई थी। लेकिन माता पिता की मर्जी के आगे उसकी चलती ही कहाँ थी। माता पिता भी तो जवान बेटी को आजीवन अपने सीने पर भार बनाकर नहीं रख सकते थे, इसलिए वे लोग भी कोशिशों में लगे हुए थे और ममता चुपचाप माता पिता के कहे अनुसार चलती जाती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ममता की घबराहट बोल रही थी। उसके पैर भारी से हो रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वह लड़के वालों के सामने जा ही नहीं पाएगी। तभी उसका बड़ा भाई मयंक कमरे में आया। अपने भैया को देखते ममता की आंखों के कोर गीले हो गए। पूरे घर में केवल भैया ही थे जो उनकी मनोदशा को समझते थे और हर हाल में उसका साथ दिया करते थे। वैसे तो ममता और मयंक के बीच 10 सालों का फासला था, लेकिन फिर भी मयंक अपने बहन के पीछे हर परिस्थिति में एक ढाल की तरह खड़ा रहता था। मयंक अपने माता पिता की पहली संतान था। पहली ही संतान अगर बेटा हो जाए तो माता पिता फूले नहीं समाते हैं। मयंक भी अपने मम्मी पापा की आंखों का तारा था। मयंक के जन्म के 10 साल बाद ममता का जन्म हुआ। पहले बच्चे के जन्म के समय उनके माता पिता जितने ही खुश थे, उतनी ही इस बार निराशा हुई, क्योंकि एक तो ममता एक लड़की थी, ऊपर से उसका रंग काली कोयल से भी अधिक काला था। उसे देखकर ममता की माँ ने सिर पीट लिया और रोते हुए कहने लगी, हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे जो तुमने ऐसी काली कलौटी बेटी मेरी झोली में डाल दी। देना ही था तो सांवला रंग देते, लेकिन ये तो काले से भी ज़्यादा गुजरी है। कल को इसका भविष्य क्या होगा? कौन करेगा इससे शादी? बस उसके जन्म का दिन था और आज का दिन है। आज तक ममता ने कभी भी तारीफ और प्रोत्साहन के शब्द नहीं सुने। घर में माता पिता की उपेक्षा से टूटा हुआ मन तो भाई के स्नेह से थोड़ा संभाल भी जाता था, लेकिन
स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह उसके रूप रंग को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता था, जिसके कारण हर बार उसके दिल पर गहरा जख्म पड़ जाता था। ममता न केवल काली थी, बल्कि उसके दांत भी ऊबड़ खाबड़ से थे, जिसकी वजह से जब वह मुस्कुराती थी तो उसका क्रूरता और बढ़ जाती थी। इसलिए उसका आत्मविश्वास डगमगाता जा रहा था। अभी भी मयंक कमरे में आते ही ममता भरे गले से बोली, भैया, मुझे इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनाना है। मयंक भी माता पिता की मर्जी के आगे विवश था। उसने ममता को समझाते हुए कहा, देख बहन, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। तू तो कितनी अच्छी है, तू निराश क्यों होती है? सब अच्छा ही होगा। मयंक भले ही अपनी बहन को सांत्वना दे रहा था, लेकिन उसके शब्द बहुत खोखले थे, क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन में भी डर था कि आज भी ममता का दिल टूट जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। लड़के वाले आए, लेकिन ममता को देखते हैं उनके चेहरे उतर गए। ममता भी उनके चेहरे के भाव देखकर सब समझ गई थी और उनका मन उदास हो उठा था। भले ही लोग कितने ही आंतरिक गुणों की बातें करें, लेकिन आज भी हमारा समाज एक पल में बाहरी रूप रंग को देखकर व्यक्ति के बारे में धारणा बना लेता है। चेहरे की कुरूपता के आगे उसके सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। लड़के वाले इनकार करके चले गए थे। ममता के पापा ने भी ममता की किस्मत को ही दोष दिया। उसकी माँ भी रोते हुए उसे उपेक्षित नज़रों से घूरकर कमरे में चली गई। लेकिन किसी ने भी ममता के जख्मों पर मलहम लगाने की कोशिश नहीं की। ममता अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर कटे हुए वृक्ष की भांति औंधे मुँह गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मयंक जैसे हिम्मत देने के लिए पीछे पीछे उसके पास आया, लेकिन आज ममता की स्थिति देखकर वह दहल गया था और सोचने लगा कि यदि जल्दी से कुछ न किया जाएगा तो कहीं ममता का अंजाम भी श्वेता बुआ की तरह ना हो जाए। आज पता नहीं क्यों ममता के करुण रुदन में श्वेता बुआ की सिसकियां सुनाई दे रही थी। मयंक ममता के बालों को सहलाते हुए उसे चुप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग अतीत के गलियारों में भटक गया। जब मयंक 12 वर्ष का था, तब एक दिन घर में खबर आई कि श्वेता बुआ ने अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली है। इस खबर से सभी सन्न रह गए थे, लेकिन किसी ने भी घटना से कोई सीख नहीं ली थी। श्वेता बुआ भी ऐसे ही सांवली थी और खूबसूरत नहीं थी। उसके माता पिता ने ज़्यादा दहेज देकर किसी तरह उनका विवाह तो करवा दिया था, लेकिन ससुराल वाले हमेशा उनके रंग रूप को लेकर उन्हें ताना मारते रहते थे। श्वेता बुआ सबका दिल जीतने के लिए अथक प्रयास करती थी। उनके बनाए भोजन में बड़ा स्वाद था। वह सभी मनपसंद खाना बनाती थी। थके होने के बावजूद सास ससुर की खूब सेवा करती थी। ताने सुनकर भी सभी से मीठा व्यवहार करती थी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उन्हें न कभी अपने लिए कार्यों की
तारीफ पाई और ना ही उन्हें सम्मान मिला। अपने ससुराल वालों और पति के ताने सुनकर वह पहले से टूट गई थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके पति का किसी खूबसूरत युवती से अफेयर चल रहा है, तब ये उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने माता पिता से अपना दुख बताया, लेकिन उसने भी उन्हें संवेदना शून्य उत्तर मिला कि हमने बहुत मुश्किल से तुम्हारा घर बसाया है, अब जो है जैसा भी है निभाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। दोस्तों, इस कहानी का शेष भाग पार्ट 2 में। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।